नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आप सबका अपने YouTube चैनल PCS विद समीर सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत सारा उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है और पॉलिटी अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान में हमने राष्ट्रपति तक डिस्कस किया है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो दो टॉपिक पर होगा। एक तो होगा उपराष्ट्रपति पर, दूसरा होगा पीएम पर। पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके करते हैं डिस्कशन। तो चलिए हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को कि उपराष्ट्रपति से हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 63 से हम शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले हम अनुच्छेद देखेंगे उपराष्ट्रपति के संबंध में, उसके बाद में जो शेष बची चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 63 मतलब अनुच्छेद 63 की बात जहाँ तक करें तो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितने? एक उपराष्ट्रपति की बात करता है। ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में कि एक होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति का जो की चर्चा है वो किस में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 63 में। वहीं अनुच्छेद 64 की जहाँ तक बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना बताता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ऐसा सवाल आता है तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। वहीं अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तब उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे कौन काम करते हैं। ठीक है, या उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे कौन काम करते हैं, तो उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे केवल डिस्कशन इतना है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो सिंपली उनकी जगह पे काम कौन करेगा, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट वो चार्ज ले लेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 65 में। अब अगला देखें अनुच्छेद 66। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 यानी कि 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है कि कितने समय तक ये उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। अनुच्छेद 68 यानी कि 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया, जिस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 69 यानी कि 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 69 में। तो यहाँ तक अभी तक आपने देखा। अब आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिए, आर्टिकल बताना ज़रूरी था क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं आर्टिकल से और बहुत सारे अनुच्छेदों पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसलिए आपका काम है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उसका सब टाइटल आपको याद होना चाहिए। मतलब उसका हेडिंग क्या है ये तो आपको याद होना चाहिए। आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप अगर कोई भी लोकल बुक भी उठा लेंगे, वेयर एक्ट उठा लेंगे या फिर कुछ भी उठा लेंगे, कोई भी बुक, तो वहाँ आपको सीक्वेंस में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में यही दिया होगा कि सबका टाइटल क्या है, कि जितने भी अनुच्छेद हैं तो उसमें से आप खास जितने भी होंगे उसका टाइटल याद करेंगे। और एक दिन में नहीं याद होगा, इसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें संविधान के बारे में, आगे बढ़ें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, जैसा कि हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है।
ठीक है, जब हमने बताया था कि भारत के संविधान में विदेशी तत्वों को कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया था, तो इसकी चीज़ को हमने बताया था। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो यूएस से यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 64 और 89 मतलब 89 के अनुसार, देखिए 64 और 89, अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का। 64 भी कहता है और 89 भी इसके बारे में डिस्कशन करता है। 64 के बारे में हमने ऊपर देखा और 89 यानी कि 89 के संबंध में भी इसी तरह की कुछ बात कही गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। एक चीज़ जान लीजिए, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देता है। ऐसा नहीं है कि निर्णायक मत ना दे, वो सभापति के रूप में निर्णायक मत देता है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। अब आगे अगर हम बात करें योग्यता की कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता की आवश्यकता होती है, तो पहला चीज़ है भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। जब हम राष्ट्रपति बता रहे थे तो वहाँ लोकसभा की बात किए थे, यहाँ हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान, अपना पद ग्रहण करने की तारीख से छोड़ दिया है, रिक्त कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होंगी। और आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की जहाँ तक बात करें तो पहला चीज़ तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, और ये गुप्त मतदान होता है। तो एक चीज़ जान लीजिएगा, बस इतना ही आपको काम आएगा, पूरा ब्यौरा नहीं। इसलिए मैंने राष्ट्रपति में भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें अगर डिस्कस करेंगे तो आधा घंटा खामखा लगेगा और आता एक भी क्वेश्चन नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, कभी भविष्य में इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उसका अलग वीडियो बना देंगे। तो रही बात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। अब इनके जो निर्वाचन में कौन लोग शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो मिल करके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कौन कौन करते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचक गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, मतलब टोटल जितने लोग होंगे सब शामिल होंगे, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों। मनोनीत जैसे मैंने बताया, राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों को 12 लोगों को मनोनीत करता है। पहले एंग्लो इंडियन को भी करता था, लेकिन अभी वो प्रावधान हट गया है। तो सबको मिला करके जो निर्वाचक मंडल बनेगा, लोकसभा का और राज्यसभा का सभी लोग मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है जगदीप धनखड़ जी का, तो आप सब लोग इससे ज़्यादा परिचित होंगे और टॉपिक भी बनता है, क्वेश्चन आ भी सकता है। देखिए अगला सवाल ये बनता है कि उपराष्ट्रपति शपथ कहाँ लेगा। तो देखिए शपथ कौन दिलवाएगा, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो या तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के जो समक्ष है वो शपथ लेगा। मतलब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने क्या करेगा? शपथ लेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कितने समय तक वो अपने कार्यकाल पर अपने पद पर रह सकता है, तो पद ग्रहण करने की तारीख से, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वो क्या करेगा? जो है अपने पद पर बना रहेगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद क्या कर सकेगा? त्याग सकेगा। कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित क्या कर सकता है? जो है त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन
वह समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित कर दिया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पहले पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को नहीं दी जाती। मतलब राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमें नहीं चाहिए, उनको हटाना है और लोकसभा इससे सहमत हो जाए तो निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले ये सूचना उनको देनी होगी। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाद का निपटारा, किस तरह का विवाद भाई देख लेते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित विवादों का जो निपटारा होता है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। आप देखिए मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है, लेकिन इसको फिर से बता रहा हूँ कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह कार्य वो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कर सकता है। ठीक है, इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है। इसकी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस समय वह राज्यसभा के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का जो है हकदार नहीं होगा। मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा तो वो राज्यसभा के जो सभापति है उसकी तरह कार्य नहीं करेगा। जो है कहने का मतलब ये है राज्यसभा के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता भत्ता होता उसका हकदार नहीं होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे। तो उपराष्ट्रपति तक हमने देखा। आगे हमारा जो डिस्कशन है वो होगा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति के बारे में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जहाँ तक बात करें तो अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है अनुच्छेद 73 में 73 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बात की गई है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया है। तो आइए इस सभी चीज़ों को एक एक करके हम बढ़िया से डिस्कशन में देखते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के को दृष्टि में रखकर इम्पॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने अथवा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की कैबिनेट होगी जिसका जो हेड होगा वो पीएम होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने अथवा सलाह देने के लिए एक क्या होगा भाई, कैबिनेट होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड कौन होगा, जिसका प्रमुख होगा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें वहीं अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ऐसा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। मतलब जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर और सारे मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी राष्ट्रपति करेगा वो ज़्यादातर चीज़ें करेगा वो अपने स्वविवेक से नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह पे आगे सारी चीज़ें करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि यहाँ पे आ जाता है कि जो है मंत्रिपरिषद का या हमारे जो मंत्रिमंडल है उसका प्रमुख कौन होगा, वो हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें कार्यपालिका की तो वो राष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में आ जाती है, प्रधानमंत्री के पास आ जाती है।
अब अगला चीज़ देखें, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ऐसा प्रावधान 91वां मतलब 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। अब अगर हम बात करें, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब है सामूहिकता का सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 75(3) में मिलता है। तो इस चीज़ को एक बार फिर से देख लीजिए, बार बार पूछता है। 75(2) की बात करता है किस सिद्धांत की? प्रसाद पर्यंत की सिद्धांत की बात करता है कि मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के जो जब तक धारण करेगा पद तब तक अपने पद पर रहेंगे। और अनुच्छेद 75(3) उत्तरदायित्व की बात कर रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है, पूरी कैबिनेट है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। जब मैं राष्ट्रपति बता रहा था तो उस वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस किया था कि भाई जो राष्ट्रपति होगा वो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होगा। वास्तविक कौन होंगे? प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट होगी। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जब आपने अनुच्छेद 75(3) को देखा तो आपको वो बातें ज़्यादा समझ में आई होंगी। देखिए, अगला चीज़ है, पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री को राष्ट्रपति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। ये कहा गया अनुच्छेद 75(4) में। अगला चीज है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं होता तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 75(5) कहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 75(5) जो है, मतलब अनुच्छेद 75 का 5वां पैराग्राफ क्या कहता है, 5वां जो सब टाइटल है वो कहता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि किसी संसद के मतलब व्यक्ति जो है संसद के किसी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका सदस्य होना है। अगर नहीं होता है तो 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब अगला चीज़ है, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। भाई ये तो मिलता ही मिलता है, आप सब जानते होंगे। देखिए, अगला चीज़ है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध क्या कर देता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर देता है तो समस्त मंत्रिमंडल को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात यहाँ भी आ जाती है। अगला चीज़ है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तरह के? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। आप सब जानते होंगे, अक्सर ये समाचार पत्रों में मिलता होगा। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री होता है, विभाग के अध्यक्ष होते हैं ये। ठीक है, अगला चीज़, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने का परामर्श देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री या उसका कैबिनेट देता है। वह लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो यहाँ एक चीज़ आ जाता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री के कहने पर कर सकता है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की क्या कर सकता है? घोषणा करता है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए कि कई बार क्वेश्चन पूछता है एक तरह का कि प्रधानमंत्री किस चीज़ का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री कुछ विभागों का अध्यक्ष होता है। जैसे पहला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। तो वर्तमान में कौन होंगे? हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अगर पूछे पहले नीति आयोग क्या थी? योजना आयोग थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो ये सारे सवाल क्वेश्चन में बनते हैं।
तो प्रधानमंत्री निम्न का अध्यक्ष होता है। भाई किस चीज़ का अध्यक्ष होता है? तो पहला जो चीज़ है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तीसरा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी होते हैं। किसके बीच? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का जो मुख्य कड़ी है वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देते हैं। कौन कौन से? महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सलाह देता है। इसके अलावा उसके सदस्य एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह पर या उनके द्वारा कहने पर करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी मंत्री को कह सकता है कि त्यागपत्र दे अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देता है। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। आगे देखें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए कुछ चीज़ें मैंने लिखा है उसको देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा था, 16 साल 9 महीने 12 दिन का। ठीक है। कितने समय का? 16 साल 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल था। किसका? नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू का। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा जी 2 अलग अलग अवधियों में पीएम बनी। पहली बार पीएम बनते समय इंदिरा जी राज्यसभा सदस्य थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बार बार डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे ये प्रधानमंत्री थे कि ये लोकसभा में उपस्थित होने का मौका ही नहीं पाए। ठीक है। इसके अलावा देखिए विश्वास मत जो है ना प्राप्त होने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक रहने वाले पीएम जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो 13 दिन तक के लिए प्रधानमंत्री रहे। बाद में प्रधानमंत्री बने, अपने कार्यकाल को भी पूरा किया, तो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। लगभग 32 वर्ष तक ये कैबिनेट मंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी थी। इसके अलावा 3 पीएम की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और आईजी मतलब इंद्र कुमार गुजराल की बात कर रहे हैं। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में पीएम बने। देखिए गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। बस इतना जानना है, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। इसके अलावा जो भारत के पीएम हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा। पद ग्रहण करते समय जो विधानसभा सदस्य थे, एक क्वेश्चन आ चुका है देवगौड़ा के बारे में। आई.के. गुजराल, निकेंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी।
अब अगर हम बात करें मंत्रिमंडल सचिवालय की, देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर पीएम के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? प्रधानमंत्री के अधीन। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय। कुछ चीज़ें और हैं। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एंड उसका मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम यहीं पे छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।